नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति, अग्रिम पंक्ति के स्वाधीनता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में आकाशवाणी सन 69 से हिंदी में व्याख्यान माला का आयोजन कर रहा है। देश के अनेक मूर्धन्य साहित्यकार, चिंतक, राजनीतिज्ञ और समाज सेवी इस व्याख्यान माला में वक्ता रहे हैं। सन 69 में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्याख्यान से ये श्रृंखला आरंभ हुई। तत्पश्चात श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री अज्ञे, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर कर्ण सिंह और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे चिंतकों तथा विद्वानों ने इस क्रम में अलग अलग विषयों पर व्याख्यान दिए। व्याख्यान माला की इस परंपरा को जारी रखते हुए आकाशवाणी ने इस वर्ष के वक्ता के रूप में हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार, समालोचक और विचारक डॉक्टर नामवर सिंह को आमंत्रित किया है। भारतीय साहित्य और संस्कृति को डॉक्टर नामवर सिंह के योगदान की व्याख्या नहीं की जा सकती। सन 51 से अनवरत साहित्य सृजन द्वारा समाज की सेवा में लगे डॉक्टर नामवर सिंह अब एक प्रतिमान बन चुके हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, आगरा के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ में अध्यापन के बाद 1974 में आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में हिंदी के प्रोफेसर का कार्यभार संभाला और 1992 से प्रोफेसर इमेरिटस रहे। सन 93 से 96 तक आप राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। 1967 से 1992 तक आप नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित आलोचना त्रैमासिक हिंदी नवजागरण के अग्रदूत पुस्तकमाला के प्रधान संपादक रहे। सन 71 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 1991 में आपको हिंदी अकादमी दिल्ली के शलाका सम्मान से विभूषित किया गया और सन 97 में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद सम्मान से सम्मानित किया गया। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज आपकी अनेक कृतियों में से कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। और अब आकाशवाणी के महानिदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश केजरीवाल जी से निवेदन है कि वे स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर केजरीवाल प्लीज। आदरणीय डॉक्टर नामवर सिंह जी और मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान के इस अवसर पर जो बात मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा वह यह कि जो सादगी और जो देसी ठाट बाट राजेंद्र बाबू का था वही आज हमारे वक्ता में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी की बात चली है तो मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक बार उन्हें कहीं सार्वजनिक सभा में जाना था तो पंडित नेहरू ने कहा कि आप सपत्नीक वहाँ आएँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं कभी गया नहीं हूँ उनके साथ और वो शायद हाँ भी नहीं भरेंगी। पंडित नेहरू ने कहा मैं कोशिश करके देखता हूँ। वो गए, अनुरोध किया, लेकिन पर्दे की आड़ से उनको ना का जवाब मिला। उन्होंने फिर राजेंद्र प्रसाद से कहा तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। और वो गए और एक वाक्य कहा और वापस लौट आए और उनकी बात मान ली गई। तो पंडित नेहरू ने कहा क्या ऐसा कुछ आपने कह दिया इतने संक्षेप में जो तुरंत मान गई? तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैंने केवल इतना कहा कि चलो हमारी नौकरी का सवाल है। उसी सादगी, सच्चाई और देसी ठाठ वाले डॉक्टर नामवर सिंह ने इस वर्ष के व्याख्यान हेतु विषय चुना है, जैसा आपने सबने देखा होगा, सांस्कृतिक बहुलतावाद का विमर्श। इस विषय पर उनके विचार देश के न केवल विद्वत समाज बल्कि जन सामान्य को भी चिंतन मनन के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। यहाँ से एक सार्थक बहस की शुरुआत अगर हो सके, ठहरे हुए पानी में तरंगे उठ सकें, तो आकाशवाणी का यह आयोजन अपने उद्देश्य में सफल माना जाएगा। जैसा आप सुन चुके हैं, यह व्याख्यान माला 1969 में आरंभ हुआ। यह हमारा वार्षिक कार्यक्रम है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अज्ञे, शिवमंगल सिंह सुमन, हरिवंश राय बच्चन जैसे साहित्यकार अपने मंच से अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर नामवर सिंह जी को, वे आएँ और सांस्कृतिक बहुलतावाद का विमर्श विषय पर अपने विचारों से लाभान्वित करें।
डॉक्टर नामवर सिंह। अध्यक्ष डॉक्टर केजरीवाल, उपस्थित देवियों और सज्जनों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला के अंतर्गत व्याख्यान देना मेरे लिए सम्मान की बात है। जिस व्याख्यानमाला का शुभारंभ मेरे गुरुदेव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की वाणी से हुआ हो, उसमें भाग लेना मेरे लिए कृतार्थता है, चरितार्थता है, साथ ही एक चुनौती भी। जिस विषय पर आज कुछ कहने का साहस जुटा पा रहा हूँ, वह विषय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी प्रिय था। उनका एक निबंध प्रसंगवश भारतीय संस्कृति शीर्षक पढ़ने के बाद उसमें व्यक्त किए हुए विचारों से एक प्रकाश का कण मिला और मैंने उनके उस प्रिय विषय से संबद्ध ही अपना विषय चुना। शायद आपके लिए भी दिलचस्प हो। भारतीय संस्कृति के संबंध में उन्होंने जो कहा है वो बहुत कुछ आपके, हमारे सबके मन में पहले से मौजूद है, भावना के स्तर पर, विचार के स्तर पर। जलवायु का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रदेश के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी यहाँ पाए जाते हैं और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंगों की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है। ये भारतीय संस्कृति शीर्षक निबंध राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की हुई हाई स्कूल की पाठ्यपुस्तक में है। इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया है और सीधी सादी भाषा में जो बात कही गई है, उसमें महत्वपूर्ण एकता के साथ ही समता शब्द है। इस देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक उपजातियां हैं, संस्कृतियां हैं। इस विविधता और बहुलता को सभी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये वास्तविक है, सच है। इनमें शताब्दियों से साथ साथ रहने के कारण संबंध सूत्र भी है, यह भी पहचानते हैं और मानते हैं। लेकिन इनके बीच केवल एकता का ही नहीं संबंध है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि कोई भाषा छोटी नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है, इसी तरह से कोई भाषा बड़ी नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई संस्कृति खोटी नहीं है, कोई संस्कृति खरी नहीं है। यह भाव राजेंद्र बाबू सहज भाव से इसमें व्यक्त कर चुके हैं। इसलिए भिन्नता में एकता की व्याख्या करते हुए ये संभवतः उससे आगे बढ़ करके वे समता की बात करते हैं। और साथ ही अंत में जहाँ उन्होंने कहा है
कि मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है न हो सकता है। ये अलग न होना और इस अलगाव के विपरीत मत रखते हुए उन्होंने एक और भी इशारा किया है। मुझे लगा कि देशरत्न राजेंद्र बाबू जो उस दौर के राष्ट्र निर्माताओं में से थे और स्वाधीन भारत के तो प्रथम राष्ट्रपति थे ही, यह एक प्रस्थान बिंदु है जहाँ से हम आज संस्कृति की चर्चा कर सकते हैं। आपको शायद लगे कि भिन्नता में एकता अथवा विविधता में एकता के मंत्र का उल्लेख अपने व्याख्यान के विषय में न करके मैंने सांस्कृतिक बहुलता शब्द को ही क्यों रखा है, एकता पर क्यों नहीं ध्यान दिया या जोर दिया। शायद आपका ध्यान इस पर गया हो। मित्रों, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं उस दौर में इस समय ख़तरा स्वयं संस्कृति पर है। और आप जानते हैं कि संस्कृति एक वचन शब्द नहीं है, संस्कृतियाँ होती हैं और इसलिए संस्कृत हमेशा बहुवचन होती है। सभ्यताएं दो चार होंगी लेकिन संस्कृतियां सैकड़ों हैं। इसलिए ऐसे दौर में जहां संस्कृति की बहुलता को संकट हो और तमाम संस्कृतियों की बहुलता पर पटेला चलाते हुए समतल करने का प्रयास किया जा रहा हो, ऐसे माहौल में उस सांस्कृतिक बहुलता को नष्ट होते हुए देखकर स्वभावतः चिंता होती है और फिर विचार के लिए आवश्यक सूत्र ढूंढने पड़ते हैं। संस्कृतियों की बहुलता इस देश में स्वयं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संकट का कारण है और देश के बाहर भी सांस्कृतिक संकट है और वह सांस्कृतिक संकट है इस दौर में विश्व बाजार के चलते एक ऐसी संस्कृति उदित हुई है जिससे भी सांस्कृतिक विविधता को और बहुलता को खतरा है। अर्थात सांस्कृतिक विविधता को खतरा भारत में है, सांस्कृतिक विविधता को खतरा भारत के बाहर है। विचार करने की ज़रूरत है कि समस्या क्या है और क्या इसका समाधान या समुचित समाधान संभव है। चूँकि संस्कृति की कोई चर्चा ऐतिहासिक संदर्भ के बिना नहीं हो सकती है। मैं इस विषय पर सोचते हुए सहसा इस विविधता और एकता को सबसे पहले इस देश के जिस कवि ने वाणी दी, संभवतः रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता भारत तीर्थ, ये 1910 में लिखी गई थी। 1910 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी के आसपास उस राष्ट्रगान की रचना हुई जिसे हम आमतौर से राष्ट्रीय पर्वों और समारोहों पर गाते हैं। ये वही वर्ष है जब उन्होंने गोरा नाम का उपन्यास लिखा था और भारत तीर्थ नाम की प्रसिद्ध कविता जहाँ आरंभ किया है कि हे मोर चित्त पुण्य तीर्थ जागोरे धीरे, एई भारतेर महामानवेर सागर तीरे, से कविता आरंभ होती है। बड़ी उदात्त भूमि पर भारत को उन्होंने महामानव सागर कहा था। ऐसो है आर्य, ऐसो अनार्य, हिंदू मुसलमान, ऐसो ऐसो आज तुम्ही इंग्राज, ऐसो ऐसो ख्रिस्तान, ऐसो ब्राह्मण शुचिकरी मन, धरो हाथ सबाकार, ऐसो है पतित करो अपनीत, सब अपमान भार मार अभिषेके, ऐसो ऐसो त्वरा मंगल घट है निजे भरा, सवार परसे पवित्र करा तीर्थ नीरे, आजी भारतेर महामानवेर सागर तीरे। अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हिंदी पढ़ने समझने वाले लोग भी अच्छी तरह समझते हैं। इस कविता में जिस तथ्य की ओर आर्य अनार्य, हिंदू मुसलमान, ख्रिस्तान और कुछ लोगों को शायद आश्चर्य हो, इसमें अंग्रेज़ को भी बुलाया गया है। इंग्राज
इन तमाम लोगों को, उसके साथ ही ब्राह्मण से कहा गया है, जो स्वयं अपने को पवित्र समझता है, उसको भी कहा गया कि अपना मन शुचि करके, पवित्र करके सबका हाथ पकड़ो, और वे जो दलित या पतित समझे जाते हैं वे अपने सारे अपमान का भार उतार करके आएं। और जब तक सबके स्पर्श से वह जल पवित्र नहीं होगा और वह पवित्र जल मंगल घट में जब तक भरा नहीं जाएगा, तब तक यह अर्चना पूरी नहीं होगी। मित्रों, इस गीत को कई बार मैंने पढ़ा है। बहु और एक दोनों की चर्चा की गई है, और रविंद्रनाथ बहुलता के साथ एक और एकता पर निरंतर अपने जीवन पर बल देते रहे हैं, बल्कि वे विश्व मानव की एकता की कल्पना किया करते थे। 1910 के आसपास पृष्ठभूमि है बंग भंग की, और धार्मिक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था और उसके लिए स्वदेशी आंदोलन चला था। उस विभाजन की पृष्ठभूमि में बहुलता में उस एक विशेष प्रकार की एकता की बात कही गई थी। स्वाधीनता संग्राम के दौर के अनेक कथनों, वक्तव्यों और हमारे मनीषियों की पुनर्व्याख्या आज की जा रही है। भय है कि यहाँ भी उसकी गुंजाइश निकाली जा सकती है। हेथाय आर्य, हेथा अनार्य, हेथाय द्रविड़ चीन, शक हूणदल पठान मोगल, एक देहे होलो लीन। ये सब एक देह में लीन हो गए थे। इसलिए जिस एकता की परिकल्पना उभरती है इस पूरी कविता से, कोशिश की जाएगी कि जितनी विविधताएं हैं वे सब की सब, जैसे शक, हूण, द्राविड़, चीन, सभी भारत में आकर के एक देह में जिस प्रकार लीन हो गए, उसी तरह से आगे भी जिस एकता की कल्पना की जा रही है वहाँ लीन होने की बात या विलीन होने की बात, अस्तित्व को संपूर्ण उस एक में विलीन कर दिया जाए, ये अर्थ निकाल कर कुछ लोग, वे लोग जो एकता का अर्थ एक रूपता करते हैं, वे रविंद्रनाथ के इस भारत तीर्थ गीत से भी अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान रखने की बात है कि रविंद्रनाथ ने इन तमाम चीज़ों का प्रयोग अतीत के उस इतिहास के संदर्भ में किया है जहाँ ऐतिहासिक प्रक्रिया में शक और हूण अनेक आने वाली जातियाँ इस देश में आईं और आ करके घुल मिल करके इतनी अभिन्न हो गई कि आज उनको अलगाना कठिन है कि वे किस वंश परंपरा की हैं। मित्रों, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की इस कविता के संदर्भ में इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और मेरे गुरुदेव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो उसी विश्व भारती और शांति निकेतन में थे, वहीं रहते हुए उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, बाणभट्ट की आत्मकथा, जो 1946 में छपा था। राष्ट्र को मुक्त पहले कर लिया जाए, इसके बाद जात पात का भेद दूर करेंगे, धार्मिक भेदभाव हो उसको दूर करेंगे, स्त्री और पुरुष के बीच जो संबंध है उसको दूर करेंगे। बड़ा सत्य है राष्ट्र की मुक्ति। बाकी सत्य जितने हैं वे भी सत्य हैं, लेकिन वो छोटे सत्य हैं। और ये द्वंद्व था जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार, जिसमें वैयक्तिक प्रेम और राष्ट्र प्रेम दो के बीच द्वंद्व है, और चरित्र नायक को दिखाया गया है कि राष्ट्र के लिए वो व्यक्ति के प्रेम का बलिदान कर देता है। गुरुदेव के इस उपन्यास को आप लोगों में से भी कई लोगों ने पढ़ा होगा। अचानक इन शब्दों पर और ध्यान देने की बात है कि बाणभट्ट से न्यूनिया ने पूछा, मैं पूछती हूँ आर्य, क्या छोटा सत्य बड़े सत्य का विरोधी होता है? मेरी ही शपथ खाकर तुम सत्य सत्य कहो, मेरा कौन सा ऐसा पाप चरित्र है जिसके कारण मैं निदारुण दुख की भट्टी में आजीवन जलती रही? तुम इस छोटे से सत्य के साथ राष्ट्र जीवन के बड़े सत्य को अविरोधी पा रहे हो? क्या बृहत्तर सत्य के नाम पर
मिथ्या का तांडव नहीं चल रहा है? बाणभट्ट ने लिखा है कि मैं इस प्रश्न का कोई प्रयोजन नहीं समझ सका। सहज भाव से उत्तर दिया, सत्य अविरोधी होता है, ऐसा ही तो सुना है। किंतु बाणभट्ट के मन में न्यूनिया का यह प्रश्न गूंजता रहा कि क्या छोटा सत्य बड़े सत्य का विरोधी नहीं होता? ऐसा ही तो देख रहा हूँ। सामान्य मनुष्य जिस कार्य के लिए लांछित होता है, उसी कार्य के लिए बड़े लोग सम्मानित होते हैं। और बाणभट्ट कहते हैं, मनुष्य के सामाजिक संबंधों की जड़ में ही कहीं बहुत बड़ा दोष रह गया है। निश्चय ही कोई बड़ा असत्य समाज में सत्य के नाम पर घर बना बैठा है। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक स्त्री के सत्य को राष्ट्र के सत्य के सामने, राष्ट्र की एकता, उसी राष्ट्र में कि एक नागरिक एक स्त्री भी तो है, क्या उसका दुख सत्य नहीं है? राष्ट्र की मुक्ति से क्या उसका दुख दूर हो जाएगा? मित्रों, यही वो प्रश्न है जो बाणभट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी उठाते हैं, और जैसे कहूँ कि रविंद्रनाथ के भारत तीर्थ के गीत को एक कदम और ले जा करके उस प्रश्न के बिंदु पर खड़ा करते हैं जो आज हमारे सामने मौजूद है। भिन्नता में एकता की बात हम बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई के पहले भी, आज़ादी मिलने के बाद से भी। और आज जिस बिंदु पर हम हैं, उनमें एक और ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को स्वाधीनता संग्राम के ज़माने में चुप करा दिया गया था। याद है आपको, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ, पैक्ट के रूप में आया सामने, अंबेडकर ने यही कहा था ना कि दलित की समस्या पहले सुलझाओ, और दूसरी ओर से था कि बुनियादी पहली समस्या है कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं। ऐसी बहुत सी समस्याओं का, और उस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, हमारे यहाँ अजीब तरह से इतिहास लिखा गया है। अजीब तरह से कह रहा हूँ कि उपनिवेशवादी दौर का इतिहास, 19वीं शताब्दी का ख़ास तौर से, वो इतिहास लिखते समय पहले दौर को हम कहते हैं, जब सती प्रथा बंद कराई गई थी तो कहते हैं कि वो तो समाज सुधार था, बड़ा काम नहीं था। राजा राम मोहन राय वगैरह ने आज़ादी की मांग नहीं की थी, उन्होंने तो समाज को सुधारने की बात कही थी। यानी राजनीतिक चेतना का, राष्ट्रीय चेतना का स्तर नीचे था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हुई और कुछ लोग स्वदेशी की बात करने लगे। आर्थिक मामलों में आगे बढ़ कर के कुछ लोगों ने कहा, ख़ास तौर से 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई, उस समय तक हालत ये थी कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे। इतिहास में बताया जाता है कि आरंभ में राष्ट्रीय चेतना समाज सुधार के रूप में थी, धीरे धीरे सांस्कृतिक जागरण के रूप में आई, आगे चल कर के वो राष्ट्रीय जागरण के रूप में विकसित हुई, और फिर राष्ट्रीय मुक्ति की हम बात करने लगे। मित्रों, ये कौन सा इतिहास है? इस इतिहास के पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि फिर राष्ट्रीय मुक्ति हो जाने के बाद वे जो समाज सुधार वाले कार्यक्रम थे वो कहाँ चले गए? इसका मतलब है कि राष्ट्र की मुक्ति समग्रतः हुआ करती है, वो सामाजिक भी होती है, आर्थिक भी होती है, सांस्कृतिक भी होती है और राजनीतिक भी होती है। वे लोग जो समाज सुधार की बात कर रहे थे वो जानते थे कि जब तक सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां दूर नहीं होंगी, चाहे वो मसले धार्मिक हों, उन दोनों जिसे कहना चाहिए कि सारे मसलों को हम लोगों ने मुलतवी करके या कालीन के नीचे डालते गए, और इस नाम पर इसी को कहा है कि निश्चय ही कोई बड़ा असत्य समाज पर सत्य के नाम पर घर बना बैठा है। जब आज़ादी मिल गई तब तो कोई बहाना नहीं था, फिर आपको सारे प्रोग्राम लागू करते। फिर राजा राम मोहन राय ने जिस सती प्रथा के बंद कराने की बात की थी, वो सती वाला कांड क्यों इतने दिनों के आज़ाद हिंदुस्तान में हुआ? जिन दलितों को उस समय हमने कहा कि आज़ादी मिलेगी तो दलितों की समस्या भी हल हो जाएगी, ये जो पूना पैक्ट हुआ था वो वादा निभाने में इतनी देर क्यों हुई कि आज एक दलितों का आंदोलन भी शुरू हो गया है। स्त्री मुक्ति के बारे में 19वीं शताब्दी में
पंडिता रमाबाई ने या अनेक महिलाओं ने उस दौर में जो कुछ लिखा, वे सारी की सारी चीज़ें उस समय कालीन में दवा करके समाज सुधार मात्र है, असल चीज़ तो राष्ट्रीय मुक्ति है। जो प्रश्न बाणभट्ट की आत्मकथा में उठाया गया था कि छोटा सत्य और बड़ा सत्य, राष्ट्र की मुक्ति या राष्ट्र का विकास एक और दूसरी ओर जो राष्ट्र के टुकड़े हैं, चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हों, जाति से अल्पसंख्यक हों, भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यक हों, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, स्त्री हो, ईसाई हों, मुसलमान हों, ये सारे के सारे इनके अपने अस्तित्व का जो सवाल है उससे और राष्ट्र के विकास से क्या रिश्ता हो, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति। मित्रों, इस देश में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक समय एक कार्यशाला हुई जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है, इस पर विचार किया गया था कि भारत में अब भी ऐसी अनेक भाषाएं हैं जिनका अपना राज्य भी अब है। उत्तर पूर्व को आप देखें, उसमें से अनेक भाषाएं हैं, संथाली है, मुंडारी है, कई भाषाएं हैं, बड़ी समृद्ध परंपरा उनकी है, भाषाई परंपरा, साहित्यिक परंपरा, और उनको स्थान 8वीं अनुसूची में नहीं मिला है। और दुनिया के भाषा वैज्ञानिक और नृतत्व वैज्ञानिक लगभग अनुभव कर रहे हैं कि दुनिया की कई भाषाएं इस बीच मर गई हैं। 19वीं शताब्दी में जिन भाषाओं की लिपि थी, उन्हें बोलने वाले थे, वही भाषाएं अब उनको न कोई बोलने वाला है, क्योंकि लिखी नहीं गई, सुरक्षित नहीं रखी गई। क्या हम चाहते हैं कि भारत में भी यही स्थिति हो? ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कुछ ऐसी भाषाएं भी दी गई हैं जिसका बोलने वाला एक आदमी था। मेरा ख्याल है कि उस भाषा का बोलने वाला आज कोई आदमी नहीं होगा। इसलिए जिस संस्कृति की बात करते हैं, उस संस्कृति की बुनियाद है भाषा। और सांस्कृतिक बहुलता की जब हम बात करते हैं तो भाषा उस बहुलता की एक महत्वपूर्ण इकाई है। उस बहुलता की रक्षा होगी कि नहीं, मैं स्वयं उस भाषा से मेरा संबंध है, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, जो संपर्क भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में मान्य है, उसके एक अदना विद्यार्थी की हैसियत से, और चूँकि मेरी भाषा है, उसके नाते मैं अनुभव करता हूँ कि हिंदुस्तान में सांस्कृतिक रक्षा के लिए पहली ज़रूरत है कि जिनको हम बोली कहते हैं, आदिवासी बोलियाँ कहते हैं, भाषाएं कहते हैं, आज उन भाषाओं को बचा के रखना है, क्योंकि हर भाषा के साथ शताब्दियों की संस्कृतियाँ छिपी हुई हैं। एक भाषा मरती है तो उसके साथ ऐसे लोगों की हजारों साल की स्मृतियाँ मर जाती हैं, उनके साथ वो संस्कार मर जाते हैं, उनका साहित्य मरता है, रहन सहन मरता है। इसलिए यह बड़ा सत्य कि राष्ट्रभाषा को बचाने के लिए, संपर्क भाषा कायम रखने के लिए, चाहे वो जो भी भाषा हो, उसकी बलिवेदी पर हम किसी, चाहे वो छोटी ही सही, उसकी बलि क्यों चढ़ाएं? इस संदर्भ में द्विवेदी जी की इस बात को याद रखते हुए लगा कि अब इस दौर में भिन्नता में एकता का नारा कारगर नहीं हो सकता है। इस नारे के चलते अब तक जो कुछ हुआ है उसमें भिन्नता साधन थी और एकता साध्य था। और आप जानते हैं कि साध्य की बलिवेदी पर साधन की बलि चढ़ा देना एक आम बात है। यही वजह है कि आज ये नारा आजकल कम सुनाई पड़ता है। अगले वक्तों के वो लोग थे जो भिन्नता में एकता की बात रविंद्रनाथ करते थे, गांधी जी करते थे, जवाहरलाल नेहरू करते थे, उस दौर के साहित्यकार करते थे। आजकल भिन्नता में एकता का नारा अब नहीं सुनाई पड़ता कहीं, और ये नहीं सुनाई पड़ता तो बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि अब वो उस रूप में एकजुट करने का जो अस्त्र होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए, वो नहीं रह गया है। और जब वो मंत्र नहीं रह गया है तो इसके फलस्वरूप अब आज के ज़माने में उस बहुल जो संस्कृतियां हैं उनके बीच और जो एकता का केंद्र है, एक और अनेक केंद्र और परिधि, उनके बीच का रिश्ता बदल गया है। अब वो दिन गए जब अपने देश में अनेक भाषाओं के होने, अनेक धर्मों के होने, अनेक
क्षेत्रीय संस्कृतियों के होने से भोजन की विविधता, वस्त्र की विविधता, रंगारंग, इस पर गर्व किया करते थे। अब ये चीज़ें गणतंत्र दिवस की परेड की शोभा यात्रा मात्र रह गई है, यानी प्रदर्शन की वस्तु रह गई है। अब उन्हीं इलाकों में जब लोग सिर उठाने लगे हैं तो ऐसा लगता है कि बहुलता ख़तरनाक हो गई है। शेर की तरह से, जैसे जंगल में रहने वाले लोग ख़तरनाक हो जाते हैं, उनसे आप डरने लगते हैं। ये जो विविधताएं हैं वो हमारे लिए चुनौती बन गई हैं कि हम क्या करें इनका। कभी हम जिन्हें अपनी समृद्धि का परिचायक समझते थे, आज हमारे लिए वो चुनौती मालूम होने लगी हैं कि इनका क्या करें, कैसे प्रबंधन किया जाए, क्योंकि इन्हीं में कहीं आतंकवादी, उग्रतावादी लोग भी दिखाई पड़ेंगे। वे अपनी अस्मिता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्वतंत्र राज्य की मांग करने वाले दिखाई पड़ेंगे, प्रतिनिधित्व का अधिकार विशेष मांगेंगे। इस संदर्भ में कुछ ही वर्ष पहले, और चूंकि ये घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा उग्र हुई हैं इस शताब्दी के अंतिम दशक में, लगभग 1990-91 के आसपास से। 91 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रोफेसर ज्ञानेंद्र पांडे का एक लेख छपा था, इन डिफेंस ऑफ द फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट माने टुकड़ा, टुकड़े की हिमायत करते हुए उसके पक्ष में। ये टुकड़े किसी के लिए तो जिगर के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन ये टुकड़े हैं राष्ट्र के, जिनसे राष्ट्र भरा पूरा बना है, समृद्ध हुआ है। और ज्ञानेंद्र पांडे ने ये दिखाने की कोशिश की है कि आज जिस एकता को हम स्वाभाविक, बहुत से लोग समझते हैं हमारे सामने बड़ी पुरानी, क्योंकि रूपकों की भाषा में सोचने की आदत है, देह और आत्मा के रूप में सोचते हैं। राष्ट्र की एक आत्मा हुआ करती है। अब राष्ट्र की आत्मा, ये वो आत्मा है जिसके सामने देह जो है वो गौण चीज़ है। इसलिए बहुलता शरीर है, महत्वपूर्ण चीज़ तो आत्मा है, और राष्ट्र की आत्मा नाम की चीज़ होती है। उस आत्मा के सम्मुख ये जो विविधताएं, बहुलताएं, जो फ्रैगमेंट हैं, जो टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े ही हैं। इसलिए अखंड भारत में खंड के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत पहले हिंदी की कविता की एक पंक्ति है, गोपियों ने उद्धव से बहस करते हुए कहा, जब बार बार कहें कि कृष्ण में अपने को तुम लीन कर दो, यही चरम लक्ष्य तुम्हारा होना चाहिए, तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि जई है बन बिगड़ न बारिधता बारिध की, बूंदता बिलई हैं बूंद विवश विचारी की। यदि समुद्र में बूंद, यदि समुद्र में मिल जाए तो समुद्र का न कुछ बनेगा न बिगड़ेगा। एक बूंद अगर समुद्र में मिल गई तो समुद्र का क्या होना है, और यदि नहीं मिली तो उसका क्या घाटा है। लेकिन बूंद की बूंदता समाप्त हो जाएगी। जई है बन बिगड़ न बारिधता बारिध की, बूंदता बिलई हैं बूंद विवश विचारी की। ये टुकड़े यदि मिल भी जाएंगे तो उसका क्या होना है। कुएं में एक लोटा दूध डालना है, तो गांव के एक आदमी ने सोचा कि यदि मैं दूध नहीं डालूंगा, बाकी लोग तो डालेंगे ही, तो क्या बिगड़ जाएगा कुएं का। इसलिए ऐसी स्थिति में राष्ट्र के टुकड़े 50 वर्षों तक इंतजार करने के बाद कि ठीक है मुक्ति हो गई है, अब तो आप कुछ कीजिए, और उन टुकड़ों में स्त्रियां प्रतिनिधित्व मांग रही हैं, दलित प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, और कहा जा रहा है ये सत्ता के लिए लोभी हैं। जो सत्ता में बैठे हैं वो सत्ता के लोभी नहीं है, वो देश कल्याण कर रहे हैं। और ये जो मांग रहे हैं तो सत्ता मांग रहे हैं, और आप जो स्वयं बैठे हुए हैं, आपको सत्ता का न लोभ है न सत्ता से कोई लगाव है। इसलिए जब खंड अपने अधिकार मांगता है, अपनी पहचान चाहता है, अपने अस्तित्व की रक्षा चाहता है, तब वह पराया ही नहीं राष्ट्रद्रोही माना जाता है। आतंकवाद पर कुछ समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया है, और एडवर्ड सईद ने बहुत अच्छा लेख लिखा है। गहराई से उसका अध्ययन होना चाहिए कि उस आतंकवाद के मूल में वो कौन लोग हैं, कौन जन समुदाय है, और आतंक का सहारा क्यों लेना पड़ा है उनको, वे कौन लोग हैं, क्या इतने खूंखार, भयानक और किसी देश के लिए था दुनिया के लिए ख़तरनाक है। इसलिए इन डिफेंस ऑफ फ्रैगमेंट, एक टुकड़े के पक्ष में लिखने की ज़रूरत एक इतिहासकार को इसलिए पड़ी कि सारा इतिहास, और ख़ास तौर से राष्ट्रवादी इतिहास जिस तरह लिखा जा रहा है, और जहाँ उस
राष्ट्रीय आत्मा, राष्ट्रीय एकता के नाम पर सबके तहत सब कुछ को आत्मसात करके उन टुकड़ों का इतिहास जिसको सबाल्टर्न स्टडीज़ के नाम से कहते हैं वो लिखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों, इस प्रक्रिया जो राष्ट्र के अंदर है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक बहुलतावाद जिसे कहें, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के बीच द्वंद्वात्मक संबंध है, एक की प्रतिक्रिया में दूसरा। और ये चीज़ इशारा करती है भारत से बाहर चल करके हम लोग देखें। सांस्कृतिक बहुलता के लिए संघर्ष उचित है, लेकिन इस बहुलता की रक्षा में कुछ विचारधाराओं के रूप में और विशेष प्रकार की विचारधारा या आइडियोलॉजी जिसे कहते हैं, उस आइडियोलॉजी में सांस्कृतिक बहुलतावाद नाम की चीज़ कायम की गई, जहाँ बाकी तमाम चीज़ें पीछे पड़ गई। जिसने अपने यहाँ रेड इंडियंस को ख़त्म किया, जिसकी न भाषा बची है न संस्कृति बनी है, जिन लोगों ने काले लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना रखा है, अचानक इनको, और जो लोग एक सांस में ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया विश्वग्राम है, वसुधैव कुटुंबकम हम लोग कभी कहते रहे होंगे, हाईजैक कर लिया उसको इन लोगों ने, और अब ग्लोबल विलेज की वो बात कर रहे हैं। एक और ग्लोबल विलेज, एक और विश्व बाजार, भूमंडलीकरण, और दूसरी ओर ये लोग विविधता की बात कर रहे हैं। दोनों, ये क्या मामला है? रघुवीर सहाय की कविता है कि हे प्रभु, ये तुम्हारी दया नहीं तो और क्या है कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। सौभाग्य से और संयोग से कहिए कि उस जर्नल में का पहला लेख अमर्त्य सेन का है, और अमर्त्य सेन के उसका ज़रूर हवाला मैं देना चाहूँगा, उस दिलचस्प है इस मामले में। शीर्षक अमर्त्य सेन ने दिया है, और अमर्त्य सेन वही हैं जो प्रोफेसर क्षिति मोहन सेन जो विश्व भारती में थे, रविंद्र की उस पूरी परंपरा से परिचित हैं। अमर्त्य सेन एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री होने के साथ, उनके निबंध का शीर्षक है भारतीय परंपराएं और पाश्चात्य कल्पना। याद रखें, इंडियन ट्रेडिशंस बहुवचन में है। हमारे यहाँ बड़ी बेहिचक, बेलाग, बेलौस तरीके से ये बड़े बड़े लोग ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए भारतीय परंपरा कहते हैं, जैसे परंपरा एक ही है। इतने विशाल देश में जिसका हज़ारों साल का इतिहास हो और इतना बड़ा भूभाग हो, उसमें क्या एक ही परंपरा रही होगी? जिस देश में कहा जाता है कि नैको मुनिर यस्य मतिर्न भिन्ना, ऐसा कोई मुनि नहीं है जिसका मत भिन्न न हो। वो मुनि कैसा? जो दूसरों के हाँ में हाँ मिलाता हो। भिन्न होना ही चाहिए, कभी कभी भिन्नता के लिए भी भिन्न होना चाहिए। ऐसे देश में चूँकि डाइवर्सिटी नाम के विशेष अंक में छपा हुआ पहला ही लेख है, भारत की ओर से आया है, और ये कि भारतीय परंपराएं। मैंने जब दूसरी परंपरा नाम का लेख लिखा तो कहा कि परंपरा दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है। वो कौन को समझाए? दूसरी माने अन्य है। यहाँ हिंदी में दूसरा जो है अन्यवाचक सर्वनाम भी हुआ करता है, संख्यावाचक नहीं हुआ करता है। इतनी हिंदी जानते हैं लोग। परंपराएं होती हैं। उसमें दिलचस्प बात जो कही है अमर्त्य सेन ने, शुरू ही करते हैं वो, मैं केवल भारतीय समाज की और उसकी बौद्धिक परंपराओं की जो विशेषता है उसी पर केंद्रित अपने को रखना चाहता हूँ, क्योंकि प्रारंभिक विविधताएं जिसको एलिमेंट्री डाइवर्सिटीज़ कहते हैं। अब ये एलिमेंट्री साधारण भी अर्थ दे सकती है और प्रारंभिक अर्थ भी दे सकती है। जो एलिमेंट्री विविधताएं हैं, जो विशेषता है भारत की, उसी के बारे में कहना चाहता हूँ। जो चौंकाने वाली बात नहीं भी है। इस क्रम में उन्होंने कहा, पश्चिमी समाचार पत्रों में भारत का जिक्र मुख्यतः हिंदू देश के रूप में किया जाता है, लेकिन ये मुख्यतः हिंदू देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है, जिसमें लगभग 11 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इसे भूल जाते हैं। और ये है परंपराओं की विविधता की ओर इशारा करना। हम लोगों ने, पश्चिम के लोग हिंदू इंडिया, हिंदू पीरियड, हिंदू कल्चर कहते रहे हैं, और बहुत दिनों तक हम लोग, पश्चिम ने हमारी जो छवि बनाई है उसी छवि को स्वीकार करके हम भी तोते की तरह दोहराते रहे कि हाँ हम हिंदू हैं। किस अर्थ में वो हिंदू कह रहे हैं और किस अर्थ में अपनी छवि स्वीकार कर रहे हैं,
बहुत ख़तरनाक होता है जब गैर आपकी जो छवि बनाए वही छवि आप अपनी मान लें, बगैर देखे हुए कि आपकी आत्म छवि क्या है। इस लेख में प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने यही दिखाने की कोशिश की है कि पश्चिम की नज़रों में हमारी एक छवि है। इसलिए यह जो मैं कहना चाहता हूँ कि मल्टीकल्चरलिज्म, सांस्कृतिक बहुलतावाद और मल्टी नेशनल एजेंसीज या मल्टी नेशनल कैपिटलिज्म, बहुराष्ट्रीय पूंजीवाद और सांस्कृतिक बहुलतावाद, ये दोनों एक ही विचारधारा के एक ही पहलू के सिक्के हैं। विचित्र विडंबना है कि हमारे यहाँ के स्वदेशी लोग उस विचारधारा को इस तरह अपना रहे हैं। फैज़ का वो शेर याद आता है, समय नज़र ख़याल के अंजुम जिगर के दाग, जितने चिराग हैं तेरी महफिल से आए हैं। इसलिए समय नज़र और ख़याल के अंजुम तारे तो हैं ही, लेकिन ये जिगर के जो दाग हैं न, जितने ये भी चिराग हैं हमारे लिए। समय नज़र ख़याल के अंजुम जिगर के दाग, जितने चिराग हैं तेरी महफिल से आए हैं। और ये तेरा कौन है, इसे साफ शब्दों में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आइडियालॉजी, ये विचारधारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ आ रही है। और मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से हमारे देश की सांस्कृतिक बहुलता को जितना खतरा है, उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा खतरा उस बहुराष्ट्रीय पूंजीवाद से बनने वाली बाज़ार की संस्कृति, जिससे उपभोक्ता संस्कृति भी कहते हैं, उस संस्कृति के चलते हमारी सांस्कृतिक बहुलता को बहुत बड़ा खतरा है। हमें ही नहीं, ख़ास तौर से तीसरी दुनिया के देशों को खतरा इसलिए ज़्यादा है कि ये ऊपर से विविधता, सतह पर विविधता और मूल तत्व उसका एक रूपता का है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय पूंजीवाद कुल मिलाकर के माल ही बेच रहा है। माल, एक ब्रांड, अलग अलग एथनिक ब्रांड भी नाम से मिलेंगे आपको। सतह पर बहुलता है, विविधता है। किसी रेस्तरां में चले जाइए, तरह तरह के एथनिक फूड आपको मिलेंगे, डिशेज मिलेंगी, सारी विविधता है। लेकिन कुल मिलाकर के आप देखें तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां माल बेच रही हैं, ब्रांड अलग अलग नाम दे करके। अर्थात ये जो विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है, विश्वग्राम और सांस्कृतिक बहुलता दोनों एक साथ रह सकती हैं, क्योंकि दोनों में गहरा संबंध है। और ये सारी की सारी चीज़ें सांस्कृतिक बहुलता को एक माल में, एक ब्रांड में बदल देंगी। और उसके बाद ये भाषाई, सांस्कृतिक, खान पान आदि आदि दुनिया के एक ध्रुवीय हो जाने के बाद लगभग इस नए विश्व में, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सांस्कृतिक बहुलतावाद की जो विचारधारा है, जो संस्कृति पर जोर देती है, यह भी इस मामले में ख़तरनाक है। और हमारे मित्र अशोक वाजपेयी तो संस्कृति के अलावा और कुछ सुनते ही नहीं हैं। अमेरिका के सारे विचारक इस समय कल्चरल स्टडीज़ कर रहे हैं, इसलिए कि उनके मानसिक क्षितिज में से ये बात उस क्षितिज में नहीं आती कि पूंजीवाद ख़त्म हो सकता है। हम लोगों ने जैसे चुपचाप स्वीकार कर लिया है कि 21वीं शताब्दी भी पूंजीवाद की होगी, बहुराष्ट्रीय पूंजीवाद की होगी, पूंजीवाद कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आओ संस्कृति की चर्चा करें। पूंजीवाद बेदाग रहे, बचा रहे, और हम लोग संस्कृति की बहुलता की रक्षा करने में लगे रहें। मित्रों की संस्कृति बहुत अच्छा प्यारा शब्द है। इसमें हमारी आत्मा है, खून पसीना है, मामूली लोगों का, अभिजन का, बड़े लोगों का नहीं, जिन्होंने इस हमारी संस्कृति की रंगारंग संस्कृति को विविध रंगों में, धर्मों में, भाषाओं में, कलाकृतियों में बनाया है, संवारा है। कभी कभी सांस्कृतिक लड़ाई भी राजनीतिक लड़ाई हो जाती है और अच्छों को पता नहीं चलता है, बाद में मालूम होता है। नमक जो है वो कभी कभी बारूद से ज़्यादा विस्फोटक होता है।
ये हिंदुस्तान नहीं जानता है तो कौन जानता है? गांधी जी ने किया था। इसलिए जो भ्रम में न रहें लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले कि वही संस्कृति करना जानते हैं, ये जो टुकड़े हैं हमारी संस्कृति के, जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, जो परिधि पर हैं, यही सांस्कृतिक क्रांति शुरुआत होगी उसकी, जो इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर एकरूपता कायम करने वालों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जलजला होगा। और शायद ये फैले तो तीसरी दुनिया से निकल करके बहुराष्ट्रीय पूंजीवाद को भी चुनौती देगा, जो बड़े मज़े में विश्व ग्राम बना करके बहुलता की रक्षा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद। आकाशवाणी के उप महानिदेशक श्री PC हेम्ब्रम जी से निवेदन है कि वे धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहें। श्री PC हेम्ब्रम जी। आदरणीय डॉक्टर नामवर सिंह जी, आकाशवाणी के महानिदेशक एवं प्रसार भारती के CEO डॉक्टर केजरीवाल जी, देवियों और सज्जनों, सांस्कृतिक बहुलतावाद का विमर्श विषय पर डॉक्टर नामवर सिंह का अत्यंत विद्वतापूर्ण विचारोत्तेजक व्याख्यान अभी हम सब सुना है। प्रतीति ऐसी हो रही है कि अपने आसपास के माहौल को हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में इतने डूबकर सोचते नहीं हैं। उसके लिए एक पैनी दृष्टि चाहिए, सोचने का समय होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला के अंतर्गत इस वर्ष के व्याख्यान हेतु अपने विचारों से लाभान्वित करने के लिए डॉक्टर नामवर सिंह के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और श्रोताओं का आभार बार बार, जिन्होंने बहुत ध्यान से डॉक्टर नामवर सिंह जी का यह व्याख्यान सुना। इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे अपने साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।